दिल्ली में हुए प्रदर्शन के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब ये लड़ाई उत्तर प्रदेश की तरफ मुड़ गई है। जी हां, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला है। सबसे खास बात यह है कि सभी पार्टियां चुनाव के पहले अब युवा वोटरों पर फोकस कर रही हैं। अखिलेश यादव और डिंपल यादव पहले ही छात्र आंदोलन के दौरान एक्टिव नजर आए, जोर शोर से छात्रों का समर्थन दिया। नीट पेपर लीक को लेकर कांग्रेस भी एक्टिव दिखी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश भर में प्रदर्शन किया, लेकिन शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होते ही दोनों पार्टियों में लगता है श्रेय लेने की होड़ मच गई है। दोनों ही पार्टियों के कार्यालय पर पोस्टर तान दिए गए हैं। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी भी युवाओं को साधने में जुटे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में नकल माफिया को सीएम योगी ने अल्टीमेटम दे दिया है। वही अल्टीमेटम जो पहले अपराधियों को दिया जाता था। सीएम योगी ने साफ कहा है कि अब नकल माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। चलिए माफिया मिट्टी में मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता माफिया को मिट्टी में मिलने से। तो पेपर लीक होना सरकार अपनी नाकामी को छुपाना क्यों चाहती है? हम दरी नहीं बिछाकर नीचे नहीं बैठना चाहते, अब हम बराबरी चाहते हैं। जंतर मंतर पर पेपर लीक को लेकर लगी प्रदर्शन की आग भले ही अब ठंडी पड़ चुकी हो, लेकिन धुआं अब भी यूपी की सियासत में दिखाई दे रहा है। सवाल युवाओं का है, उनके वोट का है, और यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां जोर आजमाइश में जुट गई हैं। लेकिन इसी बीच सीएम योगी ने नकल माफिया को अल्टीमेटम दे दिया। कह दिया है कि नकल माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। जैसे अपराधियों को मिट्टी में मिलाया, वैसे ही नकल माफिया को भी मिट्टी में मिला देंगे। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, जिन्होंने छात्रों के भविष्य को देखते हुए पिछले 3 दिनों के अंदर बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की और केंद्रीय कैबिनेट ने कल निर्णय लिया कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफिया को कम से कम 10 वर्ष की सजा और 10 करोड़ रुपए तक की फाइन की व्यवस्था करेगी। कैबिनेट ने पास कर लिया है। अब सोमवार को देश की संसद में यह बिल आने वाला है। मान करके चलिए माफिया मिट्टी में मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता माफिया को मिट्टी में मिलने से। सीएम योगी की दो टूक से साफ है कि उत्तर प्रदेश में पेपर लीक और नकल माफिया के खिलाफ लड़ाई अब राजनीतिक वार पलटवार के सबसे आक्रामक मोड़ पर पहुंच गई है। एक तरफ सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ एक्शन मोड में है, तो दूसरी तरफ सीएम योगी आरोप लगा रहे हैं कि जिन्होंने इन माफिया को पाला वो अब घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। जिन्होंने युवाओं का शोषण किया, छात्रों के सामने अंधकार में जीवन दिया था, पूरी की पूरी पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था, आज जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस किस प्रकार की घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है। सीएम योगी के इन बयानों ने यूपी में सियासी फाइट को और भी टाइट कर दिया है। युवाओं को लेकर चल रही सियासी जंग और तेज हो गई है। तो पेपर लीक होना सरकार अपनी नाकामी को छुपाना क्यों चाहती है? उस बीमार का तो इलाज हो जाता है जिसे अपनी बीमारी का पता हो, लेकिन बीमारी का इलाज अपना ढूंढकर उसका समाधान ना करें, इलाज ना करें, उन गलत लोगों को ना पकड़ें जो पेपर लीक करते हैं, तो ये और रास्ता दिखाने के मुतरादिफ है कि उनके लिए रास्ता हम दिखा रहे हैं कि आप करते रहिए इस तरह का काम। जनता के युवाओं के हित के लिए हमारी सरकार और हमें एक नेता खड़े हैं, लेकिन विपक्ष का ये रवैया बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि उनके समय ही ये सारी जड़ें जो है माफियाओं की, शिक्षा माफिया पेपर लीक और सब था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव छात्र आंदोलन के बाद हुए एक्शन को युवाओं की पहली बड़ी जीत बता रहे हैं। बात इस्तीफे से लेकर इंकलाब तक की कर रहे हैं। युवाओं की जीत है, जो नई पीढ़ी के लोग अपनी मांग को लेकर क्या है उसकी जीत है। सरकार को झुकना ही था, सरकार को अंततः झुकना ही था। भविष्य में सरकारें वो बने जो शिक्षा और परीक्षा और भविष्य नौजवानों का सुधारें। युवाओं को लेकर हो रही सियासत के बीच सीएम योगी ने छात्रों के अनुशासन पर जोर दिया। योगी का संदेश था कि कुछ लोग छात्रों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन इससे बचने के लिए सही जानकारी होना बहुत जरूरी है।
सही तथ्य की जानकारी न होने के नाते और सेल्फ अनुशासन न होने के नाते अक्सर अव्यवस्था और अराजकता का शिकार पूरा सिस्टम होता है। और पूरा सिस्टम जब अव्यवस्था और अराजकता का शिकार होता है तो सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, वर्तमान को भी और भविष्य को भी। वर्तमान और भविष्य दोनों को अगर हमें सही दिशा में लेके चलना है तो हमें स्वयं के जीवन में अपने छात्रों को अनुशासन के बारे में और आत्म अनुशासन के महत्व के बारे में भी बताना पड़ेगा। इसी बीच यूपी में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर श्रेय लेने की होड़ मच गई है। लखनऊ में अखिलेश और डिंपल यादव के धन्यवाद वाले पोस्टर लगाए जा रहे हैं। पोस्टर में अखिलेश यादव और डिंपल यादव की उन तस्वीरों को लगाया गया है जो छात्र आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। पोस्टर में ये भी लिखा है कि बच्चों का दर्द बच्चे वाले ही जान सकते हैं। तो वहीं लखनऊ के कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर में राहुल गांधी को जननायक बताया गया है। पोस्टर में लिखा है, पेपर चोर ने गद्दी छोड़ी, अब वोट चोर की बारी है। पोस्टर में राहुल गांधी को छात्रों की आवाज बनने के लिए धन्यवाद दिया गया है। छात्रों की जीत होनी चाहिए, संविधान की जीत होनी चाहिए, कानून व्यवस्था की जीत होनी चाहिए, तानाशाही की हार होनी चाहिए। जिसको क्रेडिट लेना ले, हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। हमें न्याय चाहिए इस देश के छात्रों के साथ। हमें हर कीमत पर पेपर लीक से मुक्ति चाहिए। हमें तानाशाह सरकार से मुक्ति चाहिए। हमें ये जो लाठी गोली चलाने वाली सरकार जो ना न्यायालयों में भरोसा करती है ना कानून में भरोसा करती है, हमें उनसे मुक्ति चाहिए। इधर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी यूपी के सियासी अखाड़े में ताल ठोक रहे हैं। ओवैसी पहले ही साफ कर चुके हैं कि उनकी पार्टी यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। सुगबुगाहट सपा से गठबंधन की भी उठी थी, लेकिन बात नहीं बनी। तो अब ओवैसी अकेले ही समीकरण को साधने में जुटे हैं और अब छात्र आंदोलन के बाद उनकी नजर युवा वोटों पर भी है, जिसके लिए ओवैसी ने 2027 से लेकर 2029 तक का प्लान रेडी कर लिया है। हमारी 65% आबादी की उम्र 35 साल से कम उम्र लोगों पर मुश्तमिल है। भारत की 50% आबादी 25 साल से कम उम्र की है। हमारी भी कोशिश यही होगी कि इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा में नौजवानों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना उम्मीदवार बनाएगी, ताकि वो जाकर आपकी बेबाक तरीके से आपकी नुमाइंदगी करेंगे। हमारी ये कोशिश होगी कि 2029 का जब चुनाव होगा तो कोई 80 साल का शख्स भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, बल्कि कोई 45-40 साल का नौजवान इस मुल्क का वजीर आजम बनेगा। अब सवाल है कि क्या विपक्ष दिल्ली के विरोध प्रदर्शन को यूपी में अपने चुनावी अभियान का लॉन्च पैड बनाने की तैयारी कर रहा है? क्या 2027 से पहले खुद को युवा हितैषी बनाने की लड़ाई छिड़ गई है? क्या विपक्ष युवा वोटरों के जरिए 27 की सत्ता हासिल करने की जुगत में है? क्योंकि जिस तरीके से इस प्रदर्शन और उसके बाद हुए इस्तीफे को सियासी हवा दी जा रही है, उससे तो कुछ ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। हालांकि सीएम योगी भी नकल माफिया को अल्टीमेटम देकर युवाओं के भविष्य की गारंटी दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। एक तरफ छात्रों को लेकर यूपी में सियासी जंग तेज है तो दूसरी तरफ मुस्लिम वोट बैंक पर भी विपक्षी पार्टियों की नजर है। ओवैसी की पार्टी जो पहले कुछ सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ती थी, वो अब समाजवादी पार्टी से बराबरी का हक मांग रही है। वैसे उत्तर प्रदेश के लिए बराबरी की मांग कोई नई बात नहीं है। इससे पहले कांग्रेस के नेता भी समाजवादी पार्टी से बराबरी की बात कर रहे थे। 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे थे। दावा तो सभी सीटों पर तैयारी का भी हो रहा था, लेकिन बात सियासी बयानबाजी से आगे निकली नहीं। अब ओवैसी की बराबरी वाली मांग विपक्ष की टेंशन जरूर बढ़ाएगी, क्योंकि एक तरफ तो ओवैसी अखिलेश को गठबंधन का ऑफर दे रहे हैं और दूसरी तरफ बराबरी की बात कर रहे हैं। सवाल है कि क्या ओवैसी की ये मांग विपक्ष को मजबूत करेगी या आने वाले चुनाव में नुकसान करेगी? मुझसे और मटेरा की जनता से कहोगे कि तुमको दरी बिछाना पड़ेगा,
अब दरी नहीं बिछाई जाएगी, अब हिस्सेदारी और बराबरी की लड़ाई होगी इंशाअल्लाह। यूपी में एक्टिव ओवैसी भाईजान क्या ले उड़ेंगे 20% मुसलमान? ओवैसी ने कहा यूपी में 20 हमारा, किस किस को ललकारा? यूपी में 27 की रेस, क्यों ओवैसी के निशाने पर सपा कांग्रेस? पिछले कुछ दिनों से हिंदी का एक शब्द यूपी के सियासी समीकरण को बदल रहा है। इस शब्द पर ही विपक्ष की ताकत टिकी है। इस शब्द से ही विपक्षी गठबंधन की शक्ल तय होनी। इस शब्द ने यूपी में कई पार्टियों के बीच दूरी बढ़ा दी है। कई पार्टियों में जुबानी जंग तेज हो गई है, क्योंकि बात अब छोटे भाई और बड़े भाई से आगे निकल चुकी है। और जो शब्द इस पूरी खींचतान के पीछे है वो है बराबरी। 2027 के विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले यूपी में बराबरी का शोर सुनाई दे रहा है। ओवैसी की पार्टी जो पहले कुछ सीटों पर लड़ती थी, वो अब गठबंधन के लिए बराबरी की शर्त रख रही है। बाबा बोलेंगे 80-20 और उधर से सपा वाले बोलेंगे 20 हमारी जेब में है। हम किसी के जेब में नहीं है। हम किसी धर्म के खिलाफ थे ना कभी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ ना थी ना रहेगी। हमारी लड़ाई हमारी इज्जत की लड़ाई है। हमारी लड़ाई हमारे हुकूक की लड़ाई है। हमारी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है। हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। अब हम दरी नहीं बिछाकर नीचे नहीं बैठना चाहते, अब हम बराबरी चाहते हैं। ओवैसी का संकेत साफ है कि अब चुनावों में AIMIM केवल दरी नहीं बिछाएगी, बल्कि अब बराबरी चाहिए। दरअसल यूपी में AIMIM ने अपना चुनावी अभियान तेज कर दिया है। AIMIM प्रदेश अध्यक्ष 200 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। ओवैसी की पार्टी AIMIM का फोकस उन 40 सीटों पर ज्यादा है जो मुस्लिम बाहुल्य हैं। यही वजह है कि यूपी में विधानसभा चुनावों से पहले ओवैसी ने बहराइच, बिजनौर जैसे जिलों से शंखनाद किया था, जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए सीधी चुनौती की तरह देखा जा रहा था। और अब तो ओवैसी सीधे अखिलेश को संदेश दे रहे हैं। अगर कुर्सी होगी, अखिलेश बैठेगा कुर्सी के सामने, तो ओवैसी उस कुर्सी के सामने पैर पे पैर डालकर बैठकर हक की बात और इंसाफ की बात करेगा। सुन लो, मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं, मजलिस नहीं चाहती कि दोबारा भाजपा की सरकार बने उत्तर प्रदेश में। बराबरी की बात हो रही है तो गठबंधन करना जरूरी है, जिसके लिए ओवैसी का ऑफर भी रेडी है। AIMIM चीफ ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को एक बार फिर गठबंधन का ऑफर दे दिया है। संदेश दिया है कि उनकी पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव के लिए सपा के साथ गठबंधन के लिए तैयार है, लेकिन फैसला समय रहते होना चाहिए। मैं हाथ मिलाने को तैयार हूं, मैं अलायंस करने को तैयार हूं। आज वक्त है, बात कर लो। बाद में रोना नहीं, चुनाव खत्म होने के बाद। हम नहीं चाहते कि बीजेपी दोबारा सत्ता में आए। तुम कहते ना कि ओवैसी के लड़ने से हमको नुकसान हो जाता। चलो, मैं तुम्हारे साथ मिलकर लड़ने को तैयार हूं। तुम तैयार हो? ये लोग तैयार नहीं है। यूपी की 143 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटरों की संख्या निर्णायक है। करीब 70 सीटों पर मुस्लिम 20% से 30% के बीच हैं। 43 सीटों पर मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। 36 सीटों पर मुस्लिम अपने बूते जीत सकते हैं। और अब इन्हीं सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की नजर है। लेकिन ओवैसी की यही ख्वाहिश समाजवादी पार्टी के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी कर देगी, क्योंकि सपा इन सीटों को अपना मजबूत गढ़ मानती है। देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा स्कूल बंद हो रहे हैं और कितने 100 समथिंग
जो है वो पेपर लीक हुए हैं, तो पेपर लीक होना सरकार अपनी नाकामी को छुपाना क्यों चाहती है? उस बीमार का तो इलाज हो जाता है जिसे अपनी बीमारी का पता हो, लेकिन बीमारी का इलाज अपना ढूंढकर उसका समाधान ना करें, इलाज ना करें, उन गलत लोगों को ना पकड़ें जो पेपर लीक करते हैं, तो ये और रास्ता दिखाने के मुतरादिफ है कि उनके लिए रास्ता हम दिखा रहे हैं कि आप करते रहिए इस तरह का। अब सवाल है कि क्या ओवैसी 2027 में विपक्ष को मजबूत करेंगे या फिर पूरा खेल बिगाड़ेंगे? हालांकि सत्ता पक्ष इस पूरी कवायद के पीछे वोट बैंक और तुष्टीकरण का आरोप लगा रहा है। देखिए, कल तक था भाईजान के बीच में कंपटीशन, अब हो रहा है मियाओं का कोलैबोरेशन। ये मियां भाईजान कोलैबोरेशन है क्योंकि इनको पता है कि ये दोनों एक ही वोट बैंक की थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही वोट बैंक के सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों यूसीसी का विरोध करते हैं, दोनों हिंदू आस्था को गाली देते हैं, दोनों महिला अधिकारों का विरोध करते हैं, दोनों आतंकियों की पैरवी करते हैं, दोनों सेना के ऊपर सवाल खड़े करते हैं। तो इतना कॉमन ग्राउंड है इन दोनों में, तो इन दोनों ने बोला कि क्यों हम अलग अलग रहे, तो हम साथ साथ है होने की ये कोशिश है। और चुनाव हो जाते हैं तो हम आपके है कौन हो जाते हैं, पर ये दोनों एक ही है। ये यूपीए में भी दोनों साथ में ही थे और अभी भी साथ में, कोई हैरानी की बात नहीं। असदुद्दीन ओवैसी हो या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इन सबका एक ही प्राथमिक एजेंडा है कि हिंदुओं के भीतर कैसे जातीय उभार करो, विभाजन करो और मुसलमानों को गोटबंद करो, मजहबी तुष्टीकरण करो। एक ही एजेंडे पर मिलकर के राजनीति करते हैं। तो गठबंधन भी कर ले तो कोई आपत्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार मोदी जी के और योगी जी के काम के आधार पर, विकास के आधार पर वोट मांगेंगे। और जो कॉकरोच पार्टी का प्रदर्शन था या जैनजी जिसमें थे, उसको छोड़ के अलग जाकर के बात करी, अलग प्रदर्शन करा और इस तरह की कोशिश करी बयान देने में विपक्ष की सारी पार्टियों ने, जिससे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी या सरकार के लोग गुस्सा करके और खुंदक में आ जाएं और जैन जी के फेवर में काम ना करें। उनकी ये राजनीति फेल हुई। एक तरफ बीजेपी हमलावर है तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी। सांसद प्रमोद तिवारी ओवैसी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगा रहे हैं। अगर एक बेहतर शिक्षा मंत्री लाते तो लोग कहते कि धर्मेंद्र प्रधान अब ऐसा लाए हैं जो संसदीय कार्य विभाग देख रहा था, हमने अपनी आंखों से देखा, नहीं चला पाया, मोदी जी निकाल दिया उसको। और मंत्रालय दिए, नहीं कर पाए, निकाल दिए उसको। अब जानबूझकर दिया गया है कि उससे छोटी लाइन खींचो जब ऊपर वाली बड़ी दिखाई पड़े। तो ये तो धर्मेंद्र प्रधान से ज्यादा भ्रष्ट और अक्षम है। यूपी में 80-20 को लेकर छिड़ी सियासी जंग के बीच मौलाना साजिद रशीदी ने ओवैसी को ही आड़े हाथों लिया है। ओवैसी को मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन बताते हुए मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव करने का आरोप लगाया है। और ये नहीं, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं सारी, जहां भी भारतीय जनता पार्टी का एक कैंडिडेट होगा, वहां कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा और MIM और जितनी भी पार्टियां हैं वो तमाम की तमाम अपना एक एक कैंडिडेट दे देती हैं। अगर आप मुसलमानों के हितैषी हो, सारे मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक कैंडिडेट दो, दूसरा नहीं आना चाहिए। देखो कैसे नहीं जीतेगा। 70 सीटें हैं यूपी में जिनमें मुसलमान प्रभाव डाल सकता है। सवाल है कि अब यूपी में बराबरी को लेकर तेज होती इन मांगों का विपक्ष पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी से बराबरी की मांग कर रही है, तो दूसरी तरफ अब ओवैसी की निगाहें भी समाजवादी पार्टी पर हैं। AIMIM का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 2017 में 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था। एक सीट को छोड़कर सभी सीटों पर जमानत जब्त हुई। फिर 2022 में 95 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जिनमें से 94 सीटों पर जमानत जब्त हुई। लेकिन इन सीटों पर AIMIM प्रत्याशी होने का नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ा था। और अब ओवैसी फिर से 2027 के लिए हुंकार भर रहे हैं, बराबरी की बात कर रहे हैं। तो क्या ओवैसी यूपी में गेम बदल पाएंगे, और अगर बदलेंगे भी तो किसका बदलेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।